Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on polynuclear hydrocarbon. और आज मैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर मेनली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या है और इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, और उसके साथ ही साथ मैं आज डिस्कस करूँगा नैप्थलीन के बारे में। और उस नैप्थलीन के अंदर हम लोग आज देखेंगे जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चरल रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे नैप्थलीन के अंदर हार्वर्ड सिंथेसिस के बारे में। तो ये सभी के सभी डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने और जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ को देखें और उसे समझे। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर डाउट एंड क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या है, और उसके साथ ही साथ जानते हैं नैप्थलीन के बारे में। तो हम लोग जब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर, एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन, ये तीन वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जनरली हम लोग सभी जानते हैं जो केमिस्ट्री में एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये हम लोग जानते ही है। और हम लोग ये भी जानते हैं जो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा की मीनिंग क्या होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं मोनो वर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जिसका मतलब होते हैं सिंगल, वन, एंड डाई मतलब दो, एंड ट्राई मतलब तीन, एंड टेट्रा मतलब यहाँ पर चार, पेंटा हम लोग सभी इसका मीनिंग जानते हैं। और इसका मतलब हम लोग ये भी जानते हैं जो पॉली वर्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग पॉली वर्ड उस जगह पे और उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं जिस कंडीशन में हम लोग देख पाते हैं जो भी कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्कस करते हैं तो उस जगह पे मोर नंबर ऑफ कंपाउंड एंड मोर देन वन नंबर ऑफ कंसिडरेशंस हुए तो उस कंडीशन में हम लोग इस कंपाउंड को पॉली के हिसाब से कंसिडरेशंस करते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जितनी सारे एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे सभी के सभी कंपाउंड के अंदर हम लोग मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। तो इसीलिए वो सभी के सभी कंपाउंड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। और हम लोग एरोमेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी कंपाउंड हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं उसे हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं जब भी कोई कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी सारी हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे और समझेंगे हर एक एग्जाम्पल पॉलीन्यूक्लियर है, दैट मीन्स उसमें मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस हम लोग देखेंगे और सभी के सभी कंपाउंड हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं इसीलिए वो एरोमेटिक है। और इस जगह पे सभी के सभी कंपाउंड यहाँ पर हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हुआ है इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो अभी जब डेफिनेशंस की बात आए और डेफिनेशंस के अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशंस करें जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो उसे हमें कैसा लिखना है जब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो उस जगह पे हमें आंसर लिखना है इस तरीके से जैसे मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ। जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मीन्स द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ टू or more benzene ring fused together are called as an polynuclear aromatic hydrocarbon, and they are also be called as an fused ring hydrocarbon. So now question is arise, हम लोग इस कंपाउंड को मतलब मैं अब जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो मैं बोल रहा हूँ इसे हम लोग फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन भी क्यों बोलते हैं। तो अभी इसका आंसर ऐसे होते हैं जब भी हम लोग कोई भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को देखेंगे और समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग नैप्थलीन को ले लेते हैं और नैप्थलीन के जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस जगह पे स्ट्रक्चर में हम लोग ये देख पाएंगे जो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर में दो रिंग से बना हुआ है नैप्थलीन, दो बेंजीन रिंग से बना हुआ है नैप्थलीन। और उस जगह पे जो दो बेंजीन रिंग हैं एक रिंग दूसरी रिंग के साथ फ्यूज्ड है और इसीलिए इसे हम लोग फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बोलते हैं। और नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये भी देख पाएंगे जो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है, दैट मीन्स वो हाइड्रोकार्बन होना ही है और ये फ्यूज सिस्टम से बना हुआ है इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल को जैसे नैप्थलीन को भी हम लोग यहाँ पर फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन के अंदर कंसिडरेशन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या और दूसरे कोई नाम से जानते हैं। डेफिनेटली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को हम लोग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं और जब उसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ PAH
S. So this polycyclic aromatic hydrocarbon are also be called as an polyaromatic hydrocarbon or polynuclear aromatic hydrocarbon, and mainly they are present as an pollutant in atmosphere, and they all do not contain any type of the heteroatom. तो इस जगह पे मैं एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ. वो पॉइंट ऐसा है, और सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है. हम लोग जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी एरोमेटिक है. ये सभी के सभी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी है और ये सभी के सभी पॉली भी है. लेकिन इस जगह पे हमें ये याद रखना है, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन दे आर डू नॉट गोइंग टू बी कंटेन एनी टाइप ऑफ द हेटेरोएटम. इसमें कोई भी टाइप की हम लोग हेटेरोएटम जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे. सो अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के और भी हम लोग क्या क्या नेचर देख सकते हैं. सो इन जनरल द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर लाइपोफिलिक इन नेचर एंड दे हैविंग द हायर एफिनिटी फॉर द ऑर्गेनिक मैटर. बट in case of the physiochemical property of the polycyclic aromatic hydrocarbon, they are very gently from the each other, and low molecular weight of the polycyclic aromatic hydrocarbon are much more water soluble and more volatile whenever we are going to be compare this compound with the higher molecular weight पॉलीन्यूक्लियर और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो जनरली हम लोग पॉलीसाइक्लिक और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को ऑब्जर्वेशंस करें तो इस जगह पे हम लोग मोर नंबर ऑफ रिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो पॉली का मतलब क्या होते हैं, पॉली का मतलब होते हैं जहां पर हम लोग मोर नंबर ऑफ रिंग देखेंगे. तो जनरली पॉलीन्यूक्लियर जो और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो रिंग सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो उस जगह पे रिंग की क्वांटिटी 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग हो सकते हैं. लेकिन जनरली हम लोग नेचर में मैक्सिममली जितने भी सारे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है वो सभी कंपाउंड मैक्सिममली 4, 5 और 6 मेंबर ऑफ रिंग से ही बना हुआ है. तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को जो हम लोग इसे क्लासीफाई करेंगे और इसको क्लासिफिकेशंस करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं. तो जनरली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को हम लोग मेनली दो भाग में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं बेंजोनॉइड और दूसरी को हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड. तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, नॉन बेंजोनॉइड का मतलब क्या होते हैं. नॉन बेंजोनॉइड मतलब जो भी रिंग सिस्टम और जो भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर एजुलिन के एग्जांपल देख रहे हैं और एजुलिन एक नॉन बेंजोनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है. तो क्वेश्चन ये आ रहा है, जो हम लोग एजुलिन को पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं लेकिन ये नॉन बेंजोनॉइड है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखें तो इस जगह पे देख पाएंगे जो यहाँ पर जो एजुलिन की जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीन्यूक्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिंग हम लोग देख पा रहे हैं. ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है. लेकिन ये नॉन बेंजोनॉइड है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी बेंजीन रिंग नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एजुलिन को नॉन बेंजोनॉइड के अंदर कंसिडरेशंस कर रहे हैं. तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जब हम लोग बेंजोनॉइड के एग्जांपल ले रहे हैं तो बेंजोनॉइड को हम लोग कितनी भाग में डिवाइड करेंगे. तो जनरली बेंजोनॉइड को 2 भाग में डिवाइड किया जाते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम. और आइसोलेटेड के एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से बाइफिनाइल को ले सकते हैं. और जब हम लोग फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के अंदर जाएंगे तो उसे अगेन 2 भाग में डिवाइड किया जाते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर. और यहाँ पर एंगुलर के एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं फिनोल्फिनिक एग्जांपल है, एंगुलर के अंदर आ रहा है. और जब हम लोग यहाँ पर लीनियर के एग्जांपल लेंगे तो लीनियर के एग्जांपल में हम लोग नैप्थलीन को कंसीडर कर सकते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा और ऑब्जर्व किए जब हम लोग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं. और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये याद करवाना चाहता हूं, जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो उस जगह पे आप इस क्वेश्चन को आंसर को इस तरीके से ही देना है जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन की. तो मैं फिर से याद करवाता हूं ये क्वेश्चन को कैसे पूछा जाते हैं. इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं जो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट
पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नैप्थलीन के बारे में और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नैप्थलीन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो नैप्थलीन एक ऐसे कंपाउंड है जो एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, और ये मॉलिक्यूल जनरली लीनियर टाइप की पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हम लोग अभी ऑब्जर्व किए जब इसका स्ट्रक्चर के बारे में इसको हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए इसका स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। और इस जगह पे हम लोग इसके साथ ही साथ ये भी बोलना चाहते हैं जो नैप्थलीन एक ऐसे कंपाउंड है जो कार्सिनोजेनिक है। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, हम लोग कौन सी टाइप के कंपाउंड को कार्सिनोजेनिक बोलेंगे? हम लोग जानते हैं, हम लोग उस कंपाउंड को कार्सिनोजेनिक बोलते हैं द कंपाउंड व्हिच आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर। दैट मीन्स नैप्थलीन हैविंग कैपेसिटी, दे कैन बी रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग द कैंसर. For that reason we can say the naphthalene is considered as an carcinogenic. But if you are going to be observe the other nature, so we can observe the naphthalene is available in a crystalline form. They are in volatile solid. Now question is arise, why they are called as an volatile and what do you mean by volatile? So we know the compound is considered as an volatile whenever we are going to be keep this compound in the room temperature, and if this compound are going to be evaporate without supplying of the heat, then we can say they are called as an volatile. That means the naphthalene is belongs to that type of the compound. If you are going to be keep the naphthalene in the room temperature, and if you are not going to be supplied any type of the heat over the naphthalene, then also naphthalene are going to be evaporated. For that reason we can say naphthalene is considered as an volatile, and they are generally available in a solid form. For that reason we can say naphthalene is considered as an volatile solid. Now if we are going to be focus the other characteristics of the naphthalene, we can observe that naphthalene is very insoluble in water, but if you are going to observe the solubility, then in the other solvent, then we can observe the naphthalene is very soluble in benzene, in absolute alcohol, in ether and carbon tetrachloride. And if you are going to be observe the naphthalene, and naphthalene can also be produced from the petroleum refining or coal tar distillation process, and particularly we are going to be observed that naphthalene can also be used as a chemical intermediate for the production of phthalic anhydride, naphthol and chlorinated naphthalene, and it can be also be used as a lubricant, it can also be used as an antiseptic. तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो नैप्थलीन क्या है, और नैप्थलीन के बारे में हम लोगों ने कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नैप्थलीन एक कार्सिनोजेनिक है, और इसका सॉल्युबिलिटी को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने देखा ये पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, और पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल बेंजीन के अंदर, एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर, इथार के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और जब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग कोल tar डिस्टिलेशन के माध्यम से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका यूजेस को हम लोगों ने देखा, तो इस जगह पे देखा हम लोग इसका बहुत सारे से कंपाउंड अवेलेबल है, जहां पर हम लोग नैप्थलीन को एज एन इंटरमीडिएट के हिसाब से यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग नैप्थलीन को लुब्रिकेंट के हिसाब से और एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस जगह पे हम लोग अभी देख पा रहे हैं जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख ले नैप्थलीन के जो स्ट्रक्चर है ये 2 रिंग से बना हुआ है, और 2 रिंग एक करके के साथ फ्यूज्ड है, और इसीलिए मैंने पहले ही बोला नैप्थलीन एक एग्जाम्पल ऐसा है जो इसे हम लोग लीनियर फ्यूज रिंग सिस्टम के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से इलुसिडेट करें, और जनरली ये क्वेश्चन को भी एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं। जो जनरली नैप्थलीन के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 2 रिंग से बना हुआ है, इसे हम किस तरीके से इलुसिडेट कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन को पूछा जाएंगे तो उसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, जो इन केस ऑफ द एलिमेंटल एनालिसिस एंड इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मॉलिक्यूलर वेट that can determine that show the naphthalene having the molecular formula is C10H8, and in case of naphthalene we can also be observed that the naphthalene on oxidation they give the phthalic acid, hence it contain benzene ring with the ऑर्थो साइड चेन। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जब नैप्थलीन के रिएक्शंस की तरफ, जहाँ पर हम लोग नैप्थलीन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जब हम लोग इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो नैप्थलीन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नैप्थलीन यहाँ पर थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर जब वो थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है
कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर जो हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप नैप्थलीन, ये जो रिंग जो है यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर दो ऑर्थो पोजीशंस में ही ये जुड़ रहा है। क्योंकि हम लोग रिंग को जब देख रहे हैं तो उस जगह पे रिंग पे क्या देखते हैं हम लोग, नैप्थलीन के रिंग में हम लोग देखते हैं दो बेंजीन रिंग, और दो बेंजीन रिंग क्या होते हैं, एक कॉरिक के साथ जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो पोजीशंस पे ही एक कॉरिक के साथ जुड़ने के बाद एक नैप्थलीन की रिंग जनरेट होते हैं। तो इस जगह से हम लोग ये पता कर सकते हैं और इस जगह पे हम लोग ये समझ सकते हैं जब नैप्थलीन को ऑक्सीडाइज किया जाए तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप सिर्फ हम लोग यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पे ही देखेंगे, ना कि इसको हम लोग पैरा पोजीशंस में देखेंगे। सो नैप्थलीन कंटेन द स्केलेटन ऑफ दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख पाया जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर और स्केलेटन स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। तो अभी क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं नैप्थलीन के स्ट्रक्चर के बारे में। नैप्थलीन एग्जिस्ट द एरोमेटिक बिहेवियर in which the two benzene ring are fused in ortho positions। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं नैप्थलीन के स्ट्रक्चर, और इस जगह पे इसके साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं जो दो रिंग एक कॉरिक के साथ फ्यूज्ड है। तो जब हम लोग नैप्थलीन को नाइट्रेशंस करेंगे तो नाइट्रेशंस होने के बाद नैप्थलीन क्या जनरेट करेंगे, नाइट्रोनैप्थलीन को जनरेट करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो नाइट्रोथैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस जगह पे भी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो नाइट्रेशंस करने के बाद नाइट्रोनैप्थलीन प्रिपेयर हो रहा है, और जब हम लोग इसे ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशंस होने के बाद यहाँ पर वो कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप को ऑर्थो पोजीशंस पे ही देख पा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो जनरेट कर रहा है कौन से टाइप के कंपाउंड को, कंपाउंड जनरेट कर रहा है नाइट्रोथैलिक एसिड को। तो इसके बाद हम लोग जब इसको सिंपली हम लोग इसे नैप्थलीन को और भी नाइट्रोनैप्थलीन को हम लोग आगे की तरफ रिएक्शंस में लेके जाएंगे तो उस जगह पे हम लोग इसे एमाइनोथैलिक और एमाइनोनैप्थलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एमाइनोनैप्थलीन को जब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशंस करें तो उस जगह पे वो फिर से थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर देखा, इस स्ट्रक्चर से हम लोग नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं। और इस जगह इसके बाद ही इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर हम लोग नैप्थलीन को ले रहे हैं, इसको नाइट्रेशंस कर रहे हैं, और अब नाइट्रेशंस करने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशंस किए, प्रोडक्ट हमारा जनरेट हुआ। जनरेट होने के बाद हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशंस होने के बाद जो हमारा यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, मैंने अभी बोला कार्बोक्सिल ग्रुप को हर टाइम पे कौन सी पोजीशंस पे आना चाहिए, ऑर्थो पोजीशंस पे आना चाहिए, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर दो ऑर्थो पोजीशंस में जुड़ चुका है। और जब हम लोग इसी प्रोडक्ट को जब हम लोग यहाँ पर नाइट्रोनैप्थलीन को जब हम लोग यहाँ पर रिडक्शंस कर रहे हैं तो यहाँ पर एमाइनोनैप्थलीन जनरेट हो रहा है, और इसको फिर से ऑक्सीडेशंस करते हैं तो यहाँ पर फिर से वही कार्बोक्सिल ग्रुप हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है, और इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं जो हम लोग नैप्थलीन के बारे में ऑब्जर्वेशन करें तो उस जगह पे हम लोग ये बोल सकते हैं जो नैप्थलीन के जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दो रिंग से बना हुआ है, और जो दो रिंग हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो रिंग यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पे ही जुड़ा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशंस पे इसका फ्यूज्ड हुआ है। क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशंस पे फ्यूज्ड नहीं होते तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप कभी भी यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस में नहीं आता। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर नाइट्रोनैप्थलीन के केस में भी देखा, और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर एमाइनोनैप्थलीन के केस में भी देखा। तो इससे ये प्रूव हो जाते हैं जो नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दो रिंग से बना हुआ है, और दो रिंग एक कॉरिक के साथ ऑर्थो पोजीशंस पे ही जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा जो आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो जो नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक रिंग दूसरे रिंग के साथ फ्यूज्ड होकर बना हुआ है, और फ्यूजन आपका ऑर्थो पोजीशंस पे ही है। तो जब आपके ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आपका आंसर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल से इसके आंसर को समझाया, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल से एग्जाम हॉल में आपको समझाना है। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो नैप्थलीन की जो स्ट्रक्चर है इसको क्या हम लोग और भी अलग कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम लोग समझा सकते हैं। हम लोग जिस तरीके से इसे समझा सकते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर अभी समझाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द हावर सिंथेसिस। तो ये हावर सिंथेसिस भी ये प्रूव करते हैं जो नैप्थलीन के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दो रिंग से बना हुआ है, और वो रिंग एक कॉरिक के साथ ऑर्थो पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशंस पे ही एक कॉरिक के साथ फ्यूज्ड हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग हावर सिंथेसिस को देख पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहाँ पर लिए,
और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम लोगों ने यहाँ पर सक्सिनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस किए इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3 के साथ। तो जब हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं रिएक्शंस होने के बाद ये हमारा इंटरमीडिएट जेनरेट हुआ और इसी इंटरमीडिएट को हम लोग जिंक एमालगाम के साथ रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बना। और इसी इंटरमीडिएट को जब हम लोग नाइट्रेशंस कर रहे हैं, नाइट्रेशंस करने के बाद हम लोग जब आगे की तरफ चलेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो यहाँ पर जो एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ एक कॉर्क के साथ फ्यूज्ड हुआ है। और फ्यूज्ड होने के बाद वो कहाँ पर फ्यूज्ड हुआ है, वो फ्यूज्ड यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पे ही हुआ है। और ऑर्थो पोजीशंस पे फ्यूज्ड होने के बाद यहाँ पर फाइनली ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन में वो कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं जो नैप्थलीन इज मेड बाय द टू रिंग एंड दिस टू रिंग आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड विद ईच अदर इन ऑर्थो पोजीशंस एंड वी कैन से दिस इज द one of the evidence it can prove that the naphthalene is made by the two ring and they are going to be fused in the ortho positions. So इस जगह से हम लोगों ने देख लिया जो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को और इस जगह से हम लोगों ने ये भी प्रूव कर लिए जो नैप्थलीन की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक कॉर्क के साथ ऑर्थो पोजीशंस पे ही जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स के भी बोलना चाहता हूँ जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को आप हावर्ड सिंथेसिस से प्रूव करो तो उस जगह पे आप हावर्ड सिंथेसिस के माध्यम से जैसे मैंने प्रूव किया इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके साथ ही साथ हम लोग इसको क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा नैप्थलीन क्या है और नैप्थलीन स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग इलुसिडेट किस तरीके से कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर हावर्ड सिंथेसिस के बारे में भी देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नैप्थलीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नैप्थलीन के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, नैप्थलीन का क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं और हम लोग उस डेरिवेटिव को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे नैप्थलीन का यूजेस के बारे में। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर्स को थैंक बोलना चाहता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉमेंट लिख रहे हैं और नंबर ऑफ कॉमेंट्स कर रहा है जो और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेट कर रहा है और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सो थैंक्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी viewers. Thank you again.